अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगिनर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके बाद क्लास कॉन्स्टेंट्स, विजिबिलिटी, इनहेरिटेंस, सुपर रेजोल्यूशन स्कोप रेजोल्यूशन, स्टैटिक कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, ओवरलोडिंग क्या होती है। उसके अलावा हम और भी बहुत कुछ इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल 1 आवर प्लस का होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी 5 टू पीएचपी 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो पीएचपी के अंदर क्लासेस क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास का और उसके बाद उस क्लास का जो भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फू कह देता हूँ। सो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली जिसका नाम फू है और इसको फाइनलाइज करने के लिए हम करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और साथ में एंड भी कर देंगे। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया विद द नेम ऑफ फू। तो अब इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहें तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर क्लास के बाहर उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसके बाद इक्वल टू करके न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर उस क्लास का नेम लिख देते हैं। सो इस तरीके से हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको इंस्टेंस भी कहा जाता है। अब क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक अच्छे तरीके से क्लास क्रिएट की हुई है तो आप उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑब्जेक्ट 1 कह देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। तो इस तरीके से मैंने ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स जो है एक क्लास से क्रिएट कर लिए, मतलब 4 डिफरेंट किस्म का। एक किस्म के आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जो एक ड्राई प्रिंसिपल है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, उसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल किया कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं ये जो भी इसकी क्लास की फंक्शनैलिटी हो उसको बार बार क्रिएट करूँ। सिंपली मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करते हुए उसकी जो भी उसके अंदर मैंने फंक्शनैलिटी ऐड की है उस क्लास के अंदर वो उसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये हमारे पास क्लास है और ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का इन PHP 7। तो ये था हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इन PHP। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो किसी भी क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज के अलावा आप उनको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज या फिर आप उनको कहेंगे एट्रीब्यूट्स। जो भी क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनको प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। समटाइम मैं इस ट्यूटोरियल के दौरान कभी उनको प्रॉपर्टीज कह सकता हूँ, कभी एट्रीब्यूट्स कह सकता हूँ। तो याद रखिएगा इन दोनों का मतलब सेम है कि जो भी वेरिएबल्स हम क्लासेस के अंदर क्रिएट करते हैं उनको हम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो सपोज इस फू क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ पब्लिक फू इज इक्वल टू वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो अब मैंने ये एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है क्लास फू के अंदर और इसको अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इंस्टेंस के साथ। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ obj1 और ये डैश और एरो, उसके बाद मैं लिखता हूँ फू और इसको मैं कर लेता हूँ एको और इसको मैं अब देखिए कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट 3, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट 4। सो 4 टाइम मैंने इस पब्लिक प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है इसको मैंने एक्सेस किया। और यहाँ पर मैं अगर ब्राउज़र में आता हूँ और पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर जितनी दफ़ा मैंने इसको एक्सेस किया है 1, 2, 3 एंड 4 टाइम, तो ये 4 टाइम इसने मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले करके दे दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसका हमें क्या फ़ायदा
कि यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी और फिर उसको एक्सेस कर लिया, तो आप इस प्रॉपर्टी को शुरू में इनिशियलाइज मत कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से इसको सिर्फ डिक्लेयर कर लीजिए और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप लिखें ऑब्जेक्ट वन फू इज इक्वल टू वेलकम टू ऑब्जेक्ट वन, और फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो। और यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट टू, और यहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्ट टू कह देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको ऑब्जेक्ट थ्री कह देता हूँ, और इसको ऑब्जेक्ट थ्री कह देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको फोर कह देता हूँ, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट फोर। सेव किया, ब्राउज़र में आए और इसको रीलोड किया तो देखिए हमारे पास वेलकम टू ऑब्जेक्ट वन, वेलकम टू ऑब्जेक्ट टू, वेलकम टू ऑब्जेक्ट थ्री, वेलकम टू ऑब्जेक्ट फोर 4 दफ़ा लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं, इंटीजर टाइप्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग टाइप हो सकती है, वो कोई एरे भी हो सकती है, इंडेक्स एरे भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई रिसोर्स भी हो सकता है। सो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी PHP के प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हमने बात की थी कि PHP के अंदर हम किस तरीके से डाटा टाइप्स को मैनिपुलेट करते हैं और ऐड करते हैं। और PHP 7 के अंदर अब हम क्लासेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं उनको भी हम जो है वो असाइन कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं पब्लिक इंट फू लिख देता हूँ और इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। देखिए फैटल एरर अन का टाइप एरर, टाइप प्रॉपर्टी फू मस्ट बी इंट स्ट्रिंग यूज्ड। वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो क्लास के अंदर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, जबकि आप उसको असाइन कर रहे हो एक स्ट्रिंग। वेलकम टू ऑब्जेक्ट वन एक स्ट्रिंग है, तो वहीं पर उसने फैटल एरर दे दिया और प्रोग्राम को कर दिया टर्मिनेट। तो ये होती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज जिनको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास क्लास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? क्लास कॉन्स्टेंट बेसिकली हम जब भी क्लास के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करें जो कि कॉन्स्ट कीवर्ड से स्टार्ट हो तो उसको हम कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट बार इज इक्वल टू वेलकम टू बार। अब ये जो बार है ये बेसिकली यहाँ पर जब हम कॉन्स्ट के जरिए कोई भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है। कॉन्स्ट के बाद जब हम उसका जो नाम है उसमें हम डॉलर साइन यूज़ नहीं करते, और नॉर्मली हम PHP के अंदर जो कि एक्सटेंडेड वे है वो ये है कि हम उसके तमाम लेटर्स को कैपिटल में लिखते हैं। सो कॉन्स्ट बार इज इक्वल टू वेलकम टू बार। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ये हमने लिख लिया कॉन्स्ट बार, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा कि जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं विद कॉन्स्ट कीवर्ड, उनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एको ऑब्जेक्ट वन फू की जगह पर बार लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट वन मैंने बार लिखा और वापस आया ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर इसको मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर मुझे इसको भी चेंज करना था, ये इंट नहीं रखना इसको। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो उसने हमें एक एरर दिया कि नोटिस, बल्कि एरर तो नहीं है क्योंकि बाकी कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। एरर आने की फैटल एरर जब आता है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। जब नोटिस या वार्निंग आती है तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता रहता है, आउटपुट बाकी शो कर देता है, लेकिन उस पर वार्निंग आ जाती है। जैसे यहाँ पर नोटिस हमें आया कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी फू बार इन ऑन लाइन नंबर 33 कि लाइन नंबर 33 पर आप जिस बार को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में इस कॉन्स्ट कीवर्ड को हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं विद द क्लास नेम। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे फू कॉलन कॉलन बार, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और फिर हम देख सकते हैं हमने इसको वेलकम टू बार यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी हमने इसको कॉपी, जहाँ पर भी हम इसको कॉपी करेंगे वहाँ पर यही वर्ड लिखा हुआ अब आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट। अब इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को और इसको रीलोड करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर वेलकम बार लिखा हुआ आ गया। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है इस कांस्टेंट की वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर ये जो बार है ये ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब इसको हम डायरेक्ट सिर्फ जैसे क्लास की मदद से सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप है। अब अगर मैं
यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दूँ, मैं फू कॉलन कॉलन इस तरीके से फू लिखूँ, जो हमने वेरिएबल पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट किया इस तरीके से, जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमें एरर मिला, एक्सेस टू डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड स्टैटिक प्रॉपर्टी फू इन UA42, लाइन नंबर 42। मतलब वो कह रहा है कि लाइन नंबर 42 पे आप जो फू की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनडिक्लेयर्ड है, वो स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से भी लिखूँ तो इवन देन इट विल नॉट वर्क। सो ओनली कॉन्स्ट कीवर्ड, जो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे या प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे विदाउट $, सिर्फ और सिर्फ उनको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द क्लास नेम। तो ये होते हैं हमारे पास क्लास कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते, मतलब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फू कॉलन कॉलन बार इज इक्वल टू टेस्ट, फिर मैं लिखता हूँ एको फू कॉलन कॉलन बार, और इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए पार्स एरर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड इक्वल साइन, अनएक्सपेक्टेड इक्वल साइन ऑन लाइन नंबर 42। अब ये कह रहा है कि लाइन नंबर 42 पे आप फू बार को जो वैल्यू साइन कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे वेरिएबल्स को सिर्फ और सिर्फ, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ और सिर्फ जिनकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो, उनको हम एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इन द क्लास ऑफ PHP। तो क्लास कॉन्स्टेंट्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स ये क्या होते हैं? सो किसी भी क्लास को जब हम इनिशियलाइज करते हैं विद दिस न्यू कीवर्ड, तो हम ये चाहते हैं कि उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हम असाइन कर दें और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर असाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं क्लास को इनिशियलाइज करूँ और उसको कोई वैल्यू पास करूँ तो इस वो वेरिएबल को वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा विद द नेम ऑफ कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। जो भी वेरिएबल हम फंक्शन या फंक्शन नेम अंडरस्कोर के साथ हम स्टार्ट करते हैं वो नॉर्मली रिजर्व्ड कीवर्ड होता है इनसाइड PHP। तो इसी तरीके से अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट एक रिजर्व्ड फंक्शन है और उसको हम किसी भी क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फू, और फिर इसके अंदर मैं यहाँ लिखूंगा दिस फू इज इक्वल टू $फू। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर, दिस का मतलब है कि इस क्लास के अंदर जो फू नाम की प्रॉपर्टी है या फू नाम का एट्रीब्यूट है, उसको इस फू को, ये जो फू इस कंस्ट्रक्ट के अंदर एज अ पैरामीटर है, इसमें जो भी वैल्यू है वो उसको असाइन कर दो। अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे obj इज इक्वल टू न्यू और फू लिखेंगे, और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेलकम टू PHP। अब ये जो वेलकम टू PHP है ये इस वो वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और फिर इस फंक्शन कंस्ट्रक्ट के अंदर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर फू के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा एको obj फू, तो ये मुझे वेलकम टू PHP लिखा हुआ दिखा देगा। देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो जैसे मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू PHP लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारे पास होता है PHP के अंदर कंस्ट्रक्टर। सो दूसरी जो चीज़ है वो डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर बेसिकली अपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर है। जहाँ पर कंस्ट्रक्टर वैल्यूज़ को असाइन करता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्टर के ज़रिए हम वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम मेमोरी में से उसको ख़त्म भी कर सकते हैं ताकि हमारी मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ अनसेट दिस फूड, सॉरी नॉट फूड, फू। इसको रन करके चेक करते हैं। आई थिंक डिस्ट्रक्ट के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। तो देखिए आपको आउटपुट में कोई फर्क नज़र नहीं आया, वेलकम टू PHP लिखा हुआ नज़र आपको आ गया। ये इसलिए आया कि जब क्लास का उस क्लास का यूजेज ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल हुआ और उसने अनसेट कर दिया मेमोरी में से उस फू को। तो इस तरीके से हम मेमोरी को सेव भी कर सकते हैं डिस्ट्रक्ट की मदद से। तो इसकी और एग्जांपल देखने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको अनसेटिंग
डॉट दिस फू डॉट दिस डॉट फू, और उसके बाद अनसेट किया, और उसके बाद लिखूंगा अनसेटेड दिस फू। तो होगा क्या कि सबसे पहले वो हमें मैसेज शो करेगा अनसेटिंग दिस फू, और फिर मैसेज डिस्प्ले करेगा अनसेटेड। तो चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलती है। इसको रन किया तो यहाँ पर उसने कहा जी वेलकम टू पीएचपी, अनसेटिंग वेलकम टू पीएचपी, मतलब आप उसको अनसेट कर रहे हैं। फिर उसने कहा जी अनडिफाइंड प्रॉपर्टी फू, बिकॉज हमने अनसेट मेथड को यूज करते हुए उस फू प्रॉपर्टी को अनसेट कर दिया है। सो दैट इज वाई एको अनसेटेड ने सिर्फ एको अनसेटेड डिस्प्ले किया, और दिस फू को उसने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उसने डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी सेविंग भी हो जाती है कि जब भी क्लास कोई डिस्ट्रक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आप उन प्रॉपर्टीज को अनसेट कर देते हैं। सो ये एक एग्जांपल थी यूजिंग द डिस्ट्रक्टर इन पीएचपी। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए क्लासेस और ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी या कोई आप मेथड्स या फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ कहाँ पर उनकी विजिबिलिटी पॉसिबल है, तो वो हम डिफाइन करते हैं। तो ऑलरेडी आपने मेरे कोड में देखा कि थोड़ी देर पहले मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल विदाउट डॉलर साइन क्रिएट करते हैं तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और प्रॉपर्टी हैव अ ग्लोबल पब्लिक एक्सेस, पब्लिक विजिबिलिटी, या उसको पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग फू के साथ कॉलन कॉलन। इसी तरीके से जिस वेरिएबल के साथ भी हम पब्लिक कीवर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो उसकी विजिबिलिटी हो गई ग्लोबल। ग्लोबल से मुराद मेरी ये है कि हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एको ऑब्जेक्ट फू किया है, तो इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी पब्लिक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन आप क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज दोनों प्रॉपर्टीज और मेथड्स दोनों की विजिबिलिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग टू अदर कीवर्ड्स। पहला कीवर्ड है प्राइवेट। अब प्राइवेट कीवर्ड क्या करता है कि अब आप ये जो वेरिएबल है इसको सिर्फ और सिर्फ विद इन दिस क्लास एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी कोड को अगर यहाँ पर मैंने प्राइवेट जैसे किया, तो अब दिस फू को तो मैं फू असाइन कर सकता हूँ, दैट इज लीगल, इट विल वर्क। लेकिन अगर मैं एको कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट फू को, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस, इस फू को यहाँ पर अब आउटसाइड ऑफ द क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी सूरत एक्सेस नहीं कर सकता। लेट्स सी, यहाँ पर मैं इसको अनसेटिंग खत्म कर देता हूँ। सिर्फ डिस्ट्रक्टर में मैंने कहा जी अनसेटिंग दिस फू। अब होगा क्या कि ये जो वेलकम टू पीएचपी है ये पास हो जाएगा यहाँ पर फू को, और ये फू इसको असाइन भी कर देगा, और यहाँ पर डिस्ट्रक्ट मेथड इसको डिस्प्ले भी कर देगा। लेकिन ये जो हमारा एको है ये यहाँ पर अब हमें एक एरर देगा। तो चलिए देखते हैं कि वो एरर क्या होगा। वापस ब्राउजर में आते हैं और इसको करते हैं रीलोड। तो यहाँ पर हमें मिला फटल एरर, अनकॉट एरर, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी फू ऑन लाइन नंबर 40। सो हमें एक फटल एरर देखने को मिला। फटल एरर का मतलब है कि आपका कोड वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा और कोई आउटपुट आपको नहीं आएगी। सो वो ये कह रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट के जरिए इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस ब्राउजर में आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देयर यू सी अनसेटिंग वेलकम टू पीएचपी। मतलब डिस्ट्रक्ट फंक्शन जो है वो एक्सेस कर रहा है दिस फू को, इस फू प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। अब ये डॉलर साइन दिस भी एक किस्म का क्लास का वेरिएबल है जो कि ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है जब आप क्लास को क्रिएट करते हैं। सो दिस फू ने इस वेरिएबल के अंदर जो प्रॉपर्टी असाइन की उसको इस डिस्ट्रक्ट ने एक्सेस कर लिया, लेकिन हम आउटसाइड ऑफ द क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो जो प्राइवेट कीवर्ड है वो विजिबिलिटी को नल एंड वॉइड कर देता है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ द क्लास। उसके बाद है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड के कुछ फीचर सेम लाइक प्राइवेट हैं, लेकिन कुछ फीचर इसके लाइक पब्लिक भी हैं। प्राइवेट का जो फीचर है कि इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, सेम लाइक दैट आप इस प्रोटेक्टेड को भी आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पर अगर एको ऑब्जेक्ट फू को अब फिर से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगेन हमें फाइटल एरर मिला और इस दफ़ा वो कह रहा है कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी फू, क्योंकि आप इस फू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड हमने रखा हुआ कीवर्ड के साथ, तो आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कह सकते हैं या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया वो यही है कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड समहाउ वर्क्स सेम। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटेक्टेड जो विजिबिलिटी होती है वो प्रोटेक्ट करती है उस उस प्रॉपर्टी को कि आप सिर्फ और सिर्फ या तो विद इन क्लास उसको यूज कर सकते हैं, या अगर आप इस फू क्लास की कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो उस चाइल्ड क्लास के अंदर इस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिद साहब का नाम मेरे साथ ही आ सकता है, किसी हमसाये के बच्चे के नाम के साथ तो नहीं आ सकता। दैट मीन्स माई फादर्स नेम इज प्रोटेक्टेड और वो नेम जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम के साथ यूज हो सकता है, किसी और के नाम के साथ यूज नहीं हो सकता। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी समहाउ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे मेरे वालिद साहब का नाम अगर मोहम्मद कासिम है और उनके वालिद का नाम मोहम्मद आलम है, तो मेरे वालिद के नाम के साथ मोहम्मद आलम नहीं आ सकता, मोहम्मद कासिम ही आएगा, लेकिन उनके नाम के साथ मोहम्मद आलम आएगा और वो प्राइवेट है उनके लिए, तो उनकी क्लास के लिए वो एक प्राइवेट है मोहम्मद आलम, वो मेरे नाम के साथ नहीं आ सकता। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। और पब्लिक तो जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पब्लिक जो होते हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं विद द इंस्टेंस। इसी तरीके से जो फंक्शंस आप क्रिएट करते हैं उनके भी तीनों विजिबिलिटी स्कोप्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों फंक्शंस के साथ मैंने ना पब्लिक लिखा, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड। सो बाय डिफॉल्ट फंक्शंस आर पब्लिक, जो फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम इस तरह नहीं लिख सकते। मतलब मैं अगर आप कहें कि मैं सिर्फ फू लिख देता हूँ और इसकी बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी पब्लिक होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा अगेन। तो सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड फू, उसको पता ही नहीं है भाई कि ये फू क्या चीज़ है। फू अब नॉर्मली हम उसके अंदर कर सकते हैं पीएचपी के फंक्शंस के अंदर फू, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हाट इज दिस डॉलर फू, मुझे नहीं पता ये क्या है। या तो आप इसके साथ लिखो कॉन्स्ट फू या आप लिखो पब्लिक फू, तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड द विजिबिलिटी ऑफ पीएचपी क्लासेस। अब यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन भी लिख सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट पब्लिक फंक्शन ही होता है, लेकिन इन फंक्शंस को या जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे उनको हम प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, और उनकी जो फिजिबिलिटी है मतलब उनके काम करने का तरीका वो सेम है जैसे प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स के साथ है। तो अब हम विजिबिलिटी के बाद बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज या जो मेथड हैं उनको चाइल्ड क्लास जब इनहेरिट करती है तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे जो वाले साहब का नाम है वो मेरे नाम के साथ यूज़ हो सकता है, मतलब मैं अपना नाम साथ वाले साहब का नाम लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं और उसकी कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो उस पेरेंट क्लास जो अब पेरेंट बन चुकी है उस क्लास की तमाम पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को वो क्लास एक्सेस कर सकती है, वो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकती। आई एम श्योर आपको समझ लग गई होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ बार, क्लास बार एक्सटेंड्स फू। अब मैं उसको ये बता रहा हूँ भाई कि मैं एक क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक क्लास चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ बार, जो कि एक्सटेंड हो रही है फू से। अब फू जो है इस केस में हमारे पास पेरेंट क्लास है और बार जो है वो एक चाइल्ड क्लास है। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जब हम किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास से एक्सटेंड करते हैं तो वो उसको कहते हैं कि ये अब हमने इनहेरिटेंस कर ली है। सो इस सिचुएशन में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको मैं बार वाली क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जिसके साथ पब्लिक या जिसके साथ प्रोटेक्टेड लिखा हो। अगर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट होगी तो उसको मैं इस क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर इसी सिचुएशन को देखा जाए, मैं लिखता हूं यहाँ पर न्यू बार और नीचे मैंने लिखा इको ऑब्जेक्ट फू। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पर सिर्फ ये चेंज किया, एक क्लास क्रिएट की जो कि एक्सटेंड हो रही है फू से,
और फिर उसके बाद मैंने लिखा न्यू बार, इस क्लास को इनिशियलाइज किया और इसके अंदर वही वेलकम टू PHP लिखा रहने दिया। ब्राउजर में आके इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें वेलकम टू PHP, अनसेटिंग वेलकम टू PHP। मतलब ये कि ये वाला जो काम है बार के साथ भी हमने वही काम किया, इसमें कोई हमने प्रॉपर्टी कोई मेथड क्रिएट नहीं किया, सिर्फ इसको इनिशियलाइज किया और उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद फू वाली प्रॉपर्टी को कॉल कर लिया। अब ये फू प्रॉपर्टी यहाँ पर पब्लिक है, सो इट मीन वी कैन एक्सेस इट विद द ऑब्जेक्ट। तो सपोज मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, जब मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया तो अब हम इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए सेव किया इसको, ब्राउजर में आए और यहाँ पर इसको रीलोड किया तो देखिए अगेन वही हमें एरर देखने को मिला यहाँ पर कि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सपोज मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट नेम, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिटर्न दिस फू। अब चूंकि मैंने इसको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है यहाँ पर पेरेंट क्लास में, तो इट मीन्स विद इन दिस क्लास मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर फू की बजाय लिखना पड़ेगा गेट नेम या गेट फू, जो भी आप इसको कह लें, गेट फू कह लें आप इसको, गेट फू। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गेट फू, नॉट फूड, फू। अब मैं इसको जब प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा, यहाँ पर रीलोड करूंगा, तो दिस टाइम आप देख सकते हैं वेलकम टू PHP, अनसेटिंग वेलकम टू PHP लिखा हुआ हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम इसको अब सेटअप कर सकते हैं। अब एक और काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट करता हूँ और इसके अंदर फू वेरिएबल लेता हूँ और लिखता हूँ दिस फू इज इक्वल टू $, फू। देखिए ये कोड और ये कोड दोनों सेम है। तो जब आपके पास दोनों कोड सेम हो, दोनों फंक्शन में सेम हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको दोबारा से क्रिएट करें। हाँ, अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और पैरामीटर्स भी साथ पास करना चाह रहे हैं, तो देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज डोंट यूज़ इट। मतलब हमें यहाँ पर पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी वर्किंग फाइन इन द पेरेंट क्लास, तो ये हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर हम इस बार या इस बार के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट 1 कह लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट 2। इसमें वेलकम टू PHP 5.x लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ PHP 7.x। तो यहाँ पर अगर मैं obj1 गेट फू करूँगा और साथ गेट obj2 गेट फू करूंगा, तो इसको मैं रन करता हूं, तो हमें कोड जो है वो सही मिला, वेलकम टू PHP 5.x, वेलकम टू PHP 7.x। और यहां पर आप अगर देखें तो पहले उसने कहा अनसेटिंग वेलकम टू PHP 7.x, देन उसने कहा अनसेटिंग वेलकम टू PHP 5.x। मतलब पहली दफा उसने इसको एग्जीक्यूट किया करेक्टली, फिर उसने इसको रीसेट किया, और लेकिन उसको अनसेट करने से पहले उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था, तो इसलिए पहले उसने जो लास्ट इन आया उसको पहले आउट किया। तो इसलिए 7.x को उसने पहले अनसेट किया और 5.x को बाद में अनसेट किया, यानी डिस्ट्रक्ट फंक्शन इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। अब दोनों जो हमने क्लासेस क्रिएट की हैं न्यू बार की, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, उन दोनों ने सेम काम किया। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ से इस फंक्शन को उठाकर इधर क्रिएट कर दें तो इवन देन हमारा जो कोड है वो सेम एग्जीक्यूट होगा। देखिए मैं इसको सिर्फ फंक्शन को मैंने उठाकर ऊपर रखा और हमारा कोड सेम काम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट करें, हम पेरेंट क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास बार क्रिएट की और उसको एक्सटेंड किया फू से। सो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ पेरेंट क्लास नेम्ड फू, एंड दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन PHP। तो इनहेरिटेंस के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अच्छा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके पास, जब हमने यहाँ पर ये बार का वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इसको जब हमने एक्सेस किया विद द नेम ऑफ फू क्लास, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि इको फू कॉलन कॉलन बार, ये मैंने लिखा,
तो ये ऑटोमेटिकली मुझे वेलकम टू बार जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो तरीका है इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो वेलकम टू बार ये जो लिखा हुआ नजर आया ये हमें एक्सेस हुआ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। और ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है इसको हम यूज करते हैं स्टैटिक कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ भी और स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टीज के साथ भी। अब स्टैटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये स्टैटिक हमारे पास कीवर्ड है। तो स्टैटिक कीवर्ड की मदद से जो भी हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्रिएट करते हैं उनको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। और यही चीज अभी मैंने की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक और इसको मैं क्या देता हूँ फू इज इक्वल टू वेलकम टू स्टैटिक फू। अब ये जो फू है ये हमारे पास स्टैटिक है लेकिन इसके साथ हमें यहाँ पर डॉलर साइन यूज करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है इस कॉन्स्ट कीवर्ड में और स्टैटिक कीवर्ड में। स्टैटिक कीवर्ड के साथ जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसकी जो डॉलर साइन से इनिशियलाइज करते हैं और उसको फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो करता है। और जबकि कॉन्स्ट के साथ हम डॉलर साइन यूज नहीं करते और रिकमेंड करते हैं कि उसके तमाम लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए। सो पब्लिक और जो हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड होता है उसको हम पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जिस तरीके से भी सेट करना चाहें हम सेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी उसकी प्रॉपर्टी सेम है कि जो स्टैटिक और कांस्टेंट होते हैं दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता, उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, अपडेट नहीं किया जा सकता। तो ये इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं स्टैटिक और कॉन्स्ट में। और हम प्रॉपर्टीज़ को इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं एक पब्लिक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक फंक्शन इनिट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एको और यहाँ पर मैं लिखूँगा अब सेल्फ कॉलन कॉलन और लिखता हूँ डॉलर साइन फू। अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए कि जब भी किसी भी क्लास के अंदर हम किसी स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है कि इस क्लास के नेम को ले लो और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करो। हम इस सेल्फ की मदद से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं जो स्टैटिक होती हैं या जो कांस्टेंट होती हैं, जबकि नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ को जो कि पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो उनको हम डॉलर साइन दिस कीवर्ड के साथ एक्सेस करते हैं। और उनके लिए जो मॉडिफायर यूज़ होता है, जो रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ होता है वो डैश और ग्रेटर देन का साइन यूज़ होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम स्टैटिक कीवर्ड की मदद से स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ और स्टैटिक मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इस जो स्टैटिक मेथड है ये वाला, इसको मैं ऑब्जेक्ट ना ही ऑब्जेक्ट 1 से एक्सेस कर सकता हूँ ना ही ऑब्जेक्ट 2 से, बल्कि इसको मैं या तो लिख सकता हूँ एको बार कॉलन कॉलन इनिट, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं बाकी कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट हो गया। अब मैंने यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने लिखा एको बार कॉलन कॉलन इनिट और यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न लिख देता हूँ रिटर्न सेल्फ फू। तो अब ये मुझे रिटर्न करेगा क्या चीज़, वेलकम टू स्टैटिक फू, ये लिखा हुआ रिटर्न होगा। रन करते हैं इसको और उसने कहा कि सेमी कॉलन मैंने कहीं पर मिस कर दिया, आई थिंक यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन लगाना था, कॉलन लगा दिया। सो देयर यू गो, वेलकम टू स्टैटिक फू। तो इस तरीके से हम स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्टैटिक मेथड के अंदर हम और भी ज़्यादा फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं, क्लास को चेक कर सकते हैं इनिशियलाइज करने से पहले। तो वो चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज ये जो ट्यूटोरियल है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स और स्टैटिक कीवर्ड दोनों को डिस्कस कर लिया। अब है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कुछ आप ऐसी क्लासेस क्रिएट करते हैं जिनको आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, मतलब क्लास कीवर्ड से पहले भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। जब भी हम कोई ऐसी क्लास क्रिएट करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है तो उसका पर्पस ये होता है कि अब हम
कोई भी न्यू क्लास जब क्रिएट करेंगे और उसकी पेरेंट जो है वो वाली क्लास होगी जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया, तो उसके अंदर जो मेथड्स जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की होंगी उनको लाजमी हमने क्रिएट करना है जिस क्लास में हम उनको यूज करना चाह रहे हैं। तो ये होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ, बल्कि क्लीन नहीं करता, मैं इस वर्ड इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा देता हूँ सिंपली। अब ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास फू क्रिएट हो चुकी है और इससे हमने यहाँ पर एक क्लास एक्सटेंड की है, बार क्लास एक्सटेंड की है फू से। तो अब यहाँ पर होगा क्या ये देखते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है गेट फू और इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया बल्कि सिंपली मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। और अब मैं इस कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट को भी क्लीन कर रहा हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा हमारा कोड ज़्यादा क्लीन हो जाए, बल्कि मैं डिस्ट्रक्ट को रिमूव कर देता हूँ, कंस्ट्रक्ट को रहने देता हूँ, फू और बार को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा क्लीन हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट की गेट फू। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने इनिशियलाइज किया लेकिन इसको मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये क्या करेगा। तो इस सूरत में हमें इसके भी स्टार्ट में लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो हम प्रोटेक्टेड रखते हैं। नॉर्मली प्रोटेक्टेड इसलिए रखते हैं कि ताकि इसको हमने जिस चाइल्ड क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है उसके अंदर इसको डिक्लेयर मस्ट किया जाए। तो ये हमने एक गेट फू के नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और उसके अलावा हमने एक इनिट के नाम से स्टैटिक प्रॉपर्टी जिसको हमने डिक्लेयर भी कर दिया। अब जब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक बार क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, तो क्या होगा। यहाँ पर मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ, सेव किया, वापस ब्राउज़र में आए और यहाँ पर इसको रीलोड किया तो देखिए यहाँ पर हमें फैटल एरर देखने को मिला कि क्लास बार कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड फू कॉलन कॉलन गेट फू। तो वो ये कह रहा है कि आपने जो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है इस चाइल्ड के अंदर, उसके अंदर एक मेथड है गेट फू जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड मेथड है, इसको आपने मस्ट डिफाइन करना है इस क्लास के अंदर, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर प्रोटेक्टेड रखा ना, तो यहाँ पर भी मैं प्रोटेक्टेड ही रखूंगा इसको। प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट फू रिटर्न दिस फू। सिंपल, गेट फू के अंदर मैंने लिख दिया दिस फू। अब मैं जब इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारा एरर खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा एरर खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको दिस, नॉट दिस। मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा न्यू बार से और एको करूंगा दिस, नॉट दिस, ओबीजे गेट फू। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट को, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पर पास करना है क्योंकि कंस्ट्रक्ट के अंदर मैं फू पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखना है वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट। यह मैंने लिखा सेव, नॉट सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखना, माय मिस्टेक, यहाँ पर इसको लिखना जहाँ पर हम इस क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पर लिखा कॉल टू अ प्रोटेक्टेड मेथड बार गेट फू फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई आप इस प्रोटेक्टेड मेथड को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया और मैं खुद ही इसको भूल गया, कि इस प्रोटेक्टेड मेथड को आप एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पर। अब आपने गेट फू को सेट तो कर दिया इसकी मदद से, तो गेट किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड रखा है, तो मैं ये करता हूँ इसको एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको भी पब्लिक कर दूंगा, सो दैट मेक्स सेंस नाउ। तो अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट। तो लेकिन अगर मैं अब भी इस फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करता यहाँ पर फू के बार के अंदर, तो हमें एरर वही मिलेगा कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शन है वो यहाँ पर इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इसको मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो वो डेफिनेशन आपको यहाँ पर देनी है, सॉरी यहाँ पर देनी है।
इस तरीके से हमें उसकी डेफिनेशन यहाँ पर देंगे तो तब वो कंप्लीट होगा। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि हमने इनिट का फंक्शन जो है वो क्रिएट किया है, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन इनिट इनसाइड ओवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से, एको बार कॉलन कॉलन इनिट, इस तरीके से मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर वो कह रहा है फैटल एरर एक्सेस टू अनडिक्लेयर्ड स्टैटिक प्रॉपर्टी फू ऑनलाइन नंबर सेल्फ, अच्छा सॉरी सेल्फ मैंने फू को तो यहाँ से ख़त्म ही कर दिया। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फू इज इक्वल टू वेलकम टू स्टैटिक फू, ये मैंने उसको ख़त्म कर दिया था तो अब वो वापस आ गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास लिखा हुआ है वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट, उसके बाद लिखा हुआ है वेलकम टू स्टैटिक फू। तो ये होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो भी हम ऐसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिनको हमें ये ज़रूरी होता है कि जब आप इनका एक्सटेंड करें इस क्लास से तो उनकी जो वो मेथड्स हैं या वो प्रॉपर्टीज़ हैं मस्ट इनिशियलाइज होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए इन द चाइल्ड क्लास। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करते हैं नॉर्मल क्लासेस की बजाय। तो हमने यहाँ पर देखा कि एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से काम करती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्शन और जो हमारे पास इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस प्लस एब्स्ट्रैक्शन प्लस इंटरफेसेस, ये बेसिकली तीनों जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इंटरफेसेस के थ्रू भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू भी इनहेरिटेंस करते हैं, और सिंपल जब हम चाइल्ड क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं किसी भी पेरेंट क्लास के साथ, सो दैट वन इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई फिर डिफरेंस क्यों आया। इनहेरिटेंस जब हम एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरी क्लास से, तो फिर इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज, कौन कौन से फीचर्स हैं इनहेरिटेंस के जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इन PHP। सो इनहेरिटेंस करने के लिए एक तो हम क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं, दूसरा हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट करके उनको एक्सटेंड करते हैं, तीसरी जो चीज़ है वो हम इंटरफेसेस को भी यूज़ करते हैं। अब जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस के दरमियान वो ये है कि मल्टीपल इंटरफेसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेरेंट, जबकि नॉर्मल एक्सटेंड्स की मदद से हम सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो क्लासेस हैं फू और बार, ये दो सेपरेट क्लासेस हैं। अब हम कोई एक तीसरी क्लास क्रिएट कर रहे हैं और मैं ये चाह रहा हूं कि उसके अंदर फू और बार की दोनों की प्रॉपर्टीज आएँ, तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा। ऐसी सूरत में मैं जो है वो एक्सटेंड को यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आता है काम इंटरफेसेस का। हम ये करते हैं कि इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, फिर उन इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसी भी क्लास के अंदर, और वो जो इंटरफेस है वो जिस जिस क्लास के साथ यूज़ हो रहा होता है एज एन इम्प्लीमेंट, वो ऑटोमेटिकली हमें अवेलेबल होती है इन दैट चाइल्ड क्लास। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, अच्छा इंटरफेस की जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि जो भी आप इंटरफेस क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और जो भी आप मेथड्स डिक्लेयर करेंगे उनको डिफ़ाइन नहीं करेंगे। डिफ़ाइन से मुराद ये है कि उनके अंदर आप उनकी डेफिनेशन नहीं देंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक आई फू के नाम से एक इंटरफेस क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कहा कि जी एक इसके अंदर होना चाहिए पब्लिक फंक्शन सेट नेम, और एक उसके अंदर होना चाहिए पब्लिक फंक्शन गेट नेम। ये सिंपल मैंने उसके अंदर लिख दिया इंटरफेस के अंदर। अब मैंने इस बार क्लास को एक्सटेंड किया फू से, और उसके अलावा मैं अब इम्प्लीमेंट कर सकता हूं इस पर आई फू को भी। सो देखिए मैंने अब एक तो इसको एक्सटेंड किया फू से, दूसरा मैंने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया आई फू। आई फू हमारे पास क्या है, इंटरफेस है।
जब हमारे पास एक इंटरफेस होगा तो उस इंटरफेस को ही अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हो गए ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब यहाँ पर हम दो क्लासेस की इनहेरिटेंस कर रहे हैं। अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। देखते मैं इसको रन करके एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। रीलोड किया तो यहाँ पर उसने कहा कि क्लास बार कंटेन्स टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड आईफू सेट नेम आईफू गेट नेम। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने मेथड्स यहाँ पर पब्लिक हालांकि लिखा है, तो वो कह रहा है कि ये आपने रिमेनिंग मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट हैं इनको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब ये जो दो पब्लिक सेट नेम और पब्लिक गेट नेम है इनको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो काइंडली इनको इम्प्लीमेंट कर लें। अब इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जहन में रखिएगा कि यहाँ पर अगर मैंने इसको लिखा है नेम, तो सेम इसी तरीके से मैं इसको डिक्लेयर करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट नेम, नेम सॉरी नॉट गेट नेम, सेट नेम, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस नेम इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पर मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ नेम से। तो अब हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। फिर हमने लिखा पब्लिक फंक्शन गेट नेम, और इसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया रिटर्न दिस नेम। तो अब आपने देखा कि मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस कर दी। मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंड की इम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए और एक हमने किया एक्सटेंड को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर अब हम मल्टीपल इंटरफेसेस को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेम और गेट कर रहा हूँ, नेम सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और इंटरफेस क्रिएट करता हूँ आई बार के नाम से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन सेट एड्रेस एड्रेस पब्लिक फंक्शन गेट एड्रेस, और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा दे के आई बार भी लिख सकता हूँ। अब मैं जब आई बार लिखा तो फिर मुझे दो एरर देखने को एरर यहाँ पर मिलेगा कि आई बार जो आपने डिक्लेयर किया है उसका सेट एड्रेस और गेट एड्रेस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आपने डिफाइन नहीं की। तो अब मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन सेट एड्रेस, सेम जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ पर देनी है। यहाँ पर मैंने इसको एड्रेस दिया, तो यहाँ पर हम दिस एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, और यहाँ पर मैं प्राइवेट वेरिएबल ले लेता हूँ एड्रेस। सो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट एड्रेस, और फिर मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ दिस एड्रेस। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं इंटरफेसेस क्रिएट करूं, क्यों मैंने आईफू क्रिएट किया, क्यों मैंने आई बार क्रिएट किया। तो ये इसलिए है कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि जब आप इनको कहीं और पर भी यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से मेथड या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज सिंपल एक्सटेंड जो है ये फू एक्सटेंड ये काम नहीं करता सिंपल क्लास के साथ। उसके लिए आपको फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी पड़ती है अगर आप एक्सटेंड को यूज़ कर रहे हैं, और आप ये भी चाह रहे हैं कि जब मैं एक्सटेंड करूँ उस पर्टिकुलर क्लास को तो मुझे वो बताए कि इसके अंदर आपने कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, ना कि आप बार बार पीछे जाएं और जाकर उसको चेक करें या एरर्स को। आपको उस सूरत में अगर आप नॉर्मल क्लास यूज़ करें तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और आपका कोड जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो ऐसी सूरत में या तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं ताकि हम उसको एक्सटेंड कर सकें, और एट द सेम टाइम हमें टाइप हिंटिंग भी मिल जाए कि ये जो क्लास बार है इसके अंदर आपने ये वाला मेथड क्रिएट नहीं किया, और जब आप इसको रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इसके अंदर मैंने ये फंक्शन क्रिएट करना है, ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन करनी है। इसी तरीके से इम्प्लीमेंट हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं यूजिंग इम्प्लीमेंट्स। मतलब अब इस आईफू और आई बार दोनों का जब मैंने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया तो जहाँ जहाँ पर मैं इनको यूज़ करूँगा आईफू या आई बार को, तो वहाँ पर मुझे मस्ट इन चारों प्रॉपर्टी इन चारों मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ फंक्शंस लिखे हैं, वरना आप प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज़ द मेन कोर फंक्शनैलिटी कि किसी भी पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप चाइल्ड में लेते हैं। उसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस की मदद से आप जो है वो कर सकते हैं उनको
एक्सटेंड। तो इसके अलावा आगे जो मैंने एक ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई है सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरफेसेस की समझ लगेगी कि जब हम इंटरफेसेस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिज़ाइन उसके थ्रू प्रिंसिपल के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर हमने उस इंटरफेस को डिक्लेयर किया होता है उसकी क्लास भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। ये मैंने सॉलिड प्रिंसिपल्स जो सीरीज़ है उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको इसी चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास इंटरफेसेस इन PHP। ओके, तो इंटरफेसेस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं ये बेसिकली क्लासेस की तरह ही काम करते हैं कि जब भी आप जिस तरीके से आपने इंटरफेस आईफू क्रिएट किया है, इसी तरीके से आप ट्रेड कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए आईफू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना ट्रेड आईफू, और फिर उसके अंदर हम यहाँ पर नॉर्मल जो भी फंक्शंस क्रिएट करना चाहें, जो भी हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना चाहें, वो हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ठीक है, ट्रेड हमने क्रिएट कर दिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जिस क्लास के अंदर आपने ट्रेड को यूज़ करना है उसके अंदर सिंपली प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की हैं, उसी सेक्शन में टॉप पर सबसे पहले क्लास के अंदर आप यूज़ लिख देंगे आईफू। यूज आईफू का मतलब है कि भाई ट्राई टू फाइंड अ ट्रेड विद द नेम आईफू और उसको यहाँ पर यूज़ करो। तो अब आईफू के अंदर अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, पब्लिक फंक्शन आई एम फू ट्रेड, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर मैंने सिंपली एको या रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न आई एम फू ट्रेड। तो ये हमारे पास एक ट्रेड है और इसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको यहाँ पर हमने फिर नीचे यूज़ कर लिया। अब जब हमने इसको यूज़ कर लिया तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम इस फंक्शन को यूज़ के बाद। अब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने इसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया न्यू बार से। अब बार के अंदर मैंने इसको यूज़ किया ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको ओबीजे आई एम फू ट्रेड, ये मैंने लिख दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे लिखा हुआ नजर आएगा आई एम फू ट्रेड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि फर्टिलाइजर कैन डिक्लेयर ट्रेड आई फू बिकॉज द नेम ऑलरेडी इन यूज ऑन लाइन नंबर 31, लाइन नंबर ट्रेड आई फू। अच्छा, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आई ट्रेड फू कर देता हूँ, शायद उस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहे हैं नेम कन्फ्लिक्ट का। सो आई ट्रेड फू यहाँ पर कर देता हूँ, ये इस तरीके से। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर ये ठीक काम किया इसने कि आई एम फू ट्रेड। तो इस तरीके से हम यूज़ कीवर्ड की मदद से किसी भी ट्रेड वाली क्लास को यूज़ कर सकते हैं विद इन अ क्लास। तो ये भी एक किस्म की क्लासेस का कंसेप्ट है। ट्रेड आई ट्रेड फू के अंदर हम यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पब्लिक, मैंने एक वेरिएबल लिया आई टी एफ इज इक्वल टू कोई भी नाम दे देता हूँ, आई एम ट्रेड प्रॉपर्टी, और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ आई टी एफ को यहाँ पर आई टी एफ। अब ये आई टी एफ हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉट मेथड, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आई एम ट्रेड प्रॉपर्टी लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़, अब इसमें अगर मैं इसको प्राइवेट रख देता हूँ और इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमें वही एरर मिलेगा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। विजिबिलिटी वही है इसकी, जिसके साथ पब्लिक होगा वो एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इंस्टेंस के साथ एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन विद इन क्लास हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न दिस आई टी एफ और इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आई एम फू ट्रेड करता हूँ, अगर सेव करके इसको मैं रन करता हूँ तो अब मुझे वो प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी आई एम ट्रेड प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेस करके दे देगा। सो ये है हमारे पास ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट। अब ये ट्रेड्स और इंटरफेसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ट्रेड्स और
मेन डिफरेंस ये है ट्रेड्स और इंटरफेसेस में। ट्रेड्स में हम जो है वो फंक्शंस को ना सिर्फ डिक्लेयर करते हैं बल्कि डिफाइन भी उसके अंदर करते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल क्लासेस। जबकि इंटरफेसेस में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते उनको, उनकी डेफिनेशन नहीं हम दे सकते कि ये काम क्या करेगी। वो हम उसमें जहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जबकि ट्रेड्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं, और फिर यूज़ कीवर्ड की मदद से ऑन द टॉप ऑफ ओवर क्लास, जहाँ पर हमने उस क्लास को यूज़ करना है, उस ट्रेड को यूज़ करना है, वहाँ पर यूज़ और फिर उस क्लास का नेम लिख देते हैं, सॉरी उस ट्रेड का नेम लिख देते हैं, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं विद इन दैट क्लास। तो ट्रेड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है? ओवरलोडिंग के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं डायनामिकली, और इसको कहा जाता है ओवरलोडिंग। मतलब क्लास के अंदर जो ऑलरेडी फीचर्स मौजूद हैं उन फीचर्स को हम एनहेंस कर रहे हैं डायनामिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं फू के नाम से, क्लास फू। अब इसके अंदर सिंपल मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्राइवेट डाटा, जो कि एक एरे होगा हमारे पास। इस एरे के अंदर हम वैल्यूज़ को डायनामिकली सेव करेंगे और फिर उनको गेट करेंगे। तो ओवरलोडिंग के लिए हमारे पास 4-5 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पहला है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट, दूसरा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट, उसके बाद है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज सेट, उसके बाद है अंडरस्कोर अंडरस्कोर अनसेट, और उसके बाद है हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक। ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर 2 अपने पैरामीटर पास करने हैं, नेम और वैल्यू। कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नेम वैल्यू रखें, कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप करेंगे दिस डाटा इनटू नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो अब हमने क्या किया, इस डाटा के अंदर, एरे के अंदर एक नेम के नाम से एक की वैल्यू की क्रिएट की और उसको ये वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमने क्रिएट किया, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट, और उसके बाद हम यहाँ पर उस वैल्यू को जिसको गेट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से हम डाटा के अंदर से रिटर्न कर रहे हैं। ये सिंपल है, गेटर और सेटर्स इन डायनामिक वे यूजिंग द ओवरलोडिंग फीचर। इसके बाद थर्ड जो हम इसमें पब्लिक फंक्शन जो ऐड करते हैं वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज सेट। इज सेट जब कॉल होता है, जब आप इस सेट मेथड को किसी भी क्लास के ऊपर कॉल करते हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न इज सेट $, दिस डाटा इनटू नेम, कि अगर वो सेट है तो उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न मत करो। सो ये हमने इसको चेक लगा दिया। अब इसमें देखिए हमने कोई प्रॉपर्टी, कोई भी जो प्रॉपर्टी जो डिफ़ॉल्ट है सवाई डाटा के कोई भी डिफाइन नहीं की, कोई एट्रीब्यूट सवाई डाटा के क्रिएट नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ obj इज इक्वल टू न्यू फू। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा obj नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम, obj, और उसके बाद मैं लिखता हूँ एड्रेस इज इक्वल टू जेहलम पाकिस्तान। अब ये 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने क्रिएट की। अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, अभी हम मेथड्स को नहीं देख रहे। सो हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम प्रॉपर्टी है, उसका नेम ये है और एड्रेस ये है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको obj नेम। तो जब मैं इसको रन करूँगा ब्राउज़र के अंदर, रीलोड करूँगा इसको, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इमरान कासिम ऑटोमेटिकली। देखिए कहीं पर भी गेट नेम सेट नेम वो मेथड्स मैंने क्रिएट नहीं किए, सिर्फ 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं, सेट गेट और इस सेट। अब मैं नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, एड्रेस को भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड इट विल वर्क फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिटी तो क्या होगा, एको ऑब्जेक्ट सिटी। सो डेफिनेटली दिस टाइम हम इस एक अनडिफाइंड का एरर मिलेगा कि सिटी तो इंडेक्स इस डाटा एरे में मौजूद ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एको इस सेट कर देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि पहले उसको चेक करो इसके अंदर जाके इस सेट को कि ये डाटा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उसको सेट किया हुआ है या नहीं। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं देखने को मिला। सो इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ
इफ इज सेट दिस डाटा नेम, देन सिंपली रिटर्न कर दो इसको। अब मुझे दोबारा इस सेट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा लिख दिया मैंने। एल्स रिटर्न दिस नेम डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब मैंने यहाँ पर किया एको इस सेट। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमें उसने 1 रिटर्न किया। 1 बेसिकली ये इसको 1 रिटर्न कर रहा है, ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना इसको, ये इस वजह से। यहाँ पर अगर मैं एको कर देता हूँ तो दिस सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दिस प्रॉपर्टी सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एको करना पड़ेगा इसको। या आप यहाँ पर प्रिंट यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एको यूज कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो दिस प्रॉपर्टी सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिटर्न करेंगे तो रिटर्न तो जारी बात है, ये इस सेट है, इस सेट उसको ट्रू रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ सेट गेट और इस सेट वर्क्स। तो इसी तरीके से हमारे पास अनसेट भी है। अगर यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर अनसेट करता हूँ और उसके अंदर नेम पास करता हूँ जिसको मैंने अनसेट करना है, तो यहाँ पर मैं अगेन वही चेक लगा सकता हूँ, इफ इज सेट $, दिस डाटा इनटू नेम, फिर देन उसको वो अनसेट कर दे दिस डाटा इनटू नेम को, अदरवाइज एल्स कर दे एको वही सेम मैसेज। तो ये हमने इसको इस तरीके से पास कर दिया। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अनसेट करना चाह रहा हूँ, दिस ऑब्जेक्ट सिटी एको अनसेट ऑब्जेक्ट सिटी कर रहा हूँ, तो इसको जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर उसने कहा ओके सेमीकोलन, मैंने कहा यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, सेव किया इसको अगेन। सो वो कह रहा है अनसेट दिस डाटा, क्या कह रहा है कि पार्स सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड अनसेट इन लाइन नंबर 58। सो अनसेट क्यों कह रहे हैं, अनसेट अगर हम इस तरीके से कॉल करते हैं, हाँ अब ठीक है, वो इसके साथ चूंकि मैंने एको लगाया था तो इसलिए वो एरर दे रहा था। तो अनसेट दिस प्रॉपर्टी सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मैं एड्रेस को करता हूँ अनसेट और उसके बाद एको करता हूँ ओबीजे एड्रेस, तो यहाँ पर अब वो हमें एरर देगा क्योंकि ये अनसेट हो चुका है। सो यहाँ पर अब हमें अनडिफाइंड इंडेक्स का एरर आया, इस अनसेट ने अब उस वेरिएबल को एरे के अंदर से अनसेट कर दिया। तो इस तरीके से हम सेट गेट इस सेट और अनसेट प्रॉपर्टीज को मैजिक प्रॉपर्टीज को या मैजिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए ओवरलोडिंग फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर आप जिस तरीके से भी काम करना चाहें वो आप काम कर सकते हैं, इस सेट कर सकते हैं उसको। बेसिकली इस सेट को तो हम एको नहीं करते, हम इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि इफ़ वो इस सेट है या नहीं है, तो जो भी मैसेज है वो उसको डिस्प्ले करेगा। तो हर एनीवेज, तो ये था हमारे पास ओवरलोडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं ओवरलोडिंग ऑफ मेथड्स। तो अभी हमने देखा किस तरीके से हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टीज की, तो अब हम बात करते हैं मेथड्स की। तो मेथड्स में हमारे पास दो तरीके हैं, एक है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल और एक है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक। तो बेसिकली इनका भी काम वही है कि जिस तरीके से हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट वगैरह को यूज़ किया था, तो इनका भी काम यही है। इनकी मदद से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, और इसके अंदर हमें जो पैरामीटर है वो उसका नेम जिसको हमने कॉल कर रहे हैं और उसके आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं वो पास करने हैं। यहाँ पर सिंपली मैं वार डंप कर लेता हूँ नेम को और आर्ग्यूमेंट्स को, जस्ट टू शो यू। अब ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के जरिए जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ना उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओबीजे रन माई डायनामिक मेथड। अब ये देखिए ये मेथड कहीं पर भी क्रिएटेड नहीं है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई डायनामिक मेथड या डायनामिक आप कह सकते हैं फंक्शन, डायनामिक फंक्शन ये कह लें, मेथड कह लें, जो भी। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये क्या करेगा कि ये इस कॉल को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा और इसके अंदर जो भी इसकी कोडिंग होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ
तो देखिए रन माई डायनामिक मेथड, सॉरी यहाँ पर मैंने मेथड के, खैर उससे तो फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर हमने इसको रन माई डायनामिक मेथड किया और साथ में हमने इसके पैरामीटर्स पास कर दिए, आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं मैंने लिखा। तो ये देखिए इसने हमें उसको मेथड को रन भी कर दिया और साथ में दिस इज माय डायनामिक फंक्शन, उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको भी ले लिया। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ऐड मैंने लिखा 2+2, ऑब्जेक्ट सब मैंने लिखा 2, सॉरी ऐड को 2,2 यहाँ पर भी मैं 5,2 कर देता हूँ। तो अब ये दो हमने मेथड कॉल किए, तो दोनों जो है वो इस प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम चेक लगा सकते हैं कि इफ़ नेम इज इक्वल टू ऐड, अगर जो नेम आ रहा है वो इज इक्वल टू ऐड है, तो देन उसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हमने अब प्लस करना है। तो इट मीन्स हमने उन दोनों फंक्शंस को किसी भी ऐसे मेथड में कॉल करके उसके सबसे पहले हम ये करेंगे आर्ग्यूमेंट्स, इसमें 0 और 1 पर हमारे पास एरे की सूरत में आते हैं वैल्यूज़। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरे सम आर्ग्यूमेंट्स, एको कर देते हैं एरे सम आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद इफ नेम इज इक्वल टू सब एको एरे सब, एरे आई थिंक इसके एरे सम के अलावा हमारे पास एरे सब का भी फंक्शन मौजूद है। आई थिंक एरे सब नहीं, एरे सब मौजूद नहीं है। हमें फिर इसको एको जो भी वैल्यू बड़ी है, तो सपोज पहली वैल्यू बड़ी है तो हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इंटू 0 माइनस आर्ग्यूमेंट्स इंटू 1। तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चेक लगा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, और फिर उस हिसाब से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमें 4 और 3 आंसर मिला। 4 आंसर इसलिए मिला कि 2+2 इज इक्वल टू 4, और ये आंसर इसलिए मिला 5 - 2 हमने लिखा। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर कॉल के अंदर हमें ये चेक लगाने की क्यों ज़रूरत है नेम। तो बेसिकली तो प्रोग्रामिंग लॉजिक यही है कि उसको नहीं पता कि ये किस किस्म का मेथड है और ये क्या काम परफॉर्म करता है, ये तो आपने उसको बताना है। अब यहाँ पर आप इसके एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो इस सूरत में हमें यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐड है या प्लस कॉल हो रहा है, हमें सिर्फ उसका थर्ड आर्ग्यूमेंट लेना है। सो इफ आर्ग्यूमेंट इनटू 2 जो है 0, 1 और 2 में इक्वल टू प्लस है, तो देन क्या करो, इको कर दो, सम करने अब हमने आर्ग्यूमेंट्स 0 प्लस आर्ग्यूमेंट्स 1, और इसी तरीके से इफ आर्ग्यूमेंट्स इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस, देन एको, सॉरी मैंने यहाँ पर डॉलर साइन नहीं लगाया, यहाँ पर भी नहीं लगाया, यहाँ पर भी नहीं लगाया, और यहाँ पर भी नहीं लगाया। आर्ग्यूमेंट्स 2 इज इक्वल टू, सो देन डॉलर साइन आर्ग्यूमेंट्स इंटू 0 माइनस आर्ग्यूमेंट्स इंटू 1। सो ये हमारे पास है बेसिकली मैजिक ओवरलोडिंग, मतलब इसमें हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास वही आंसर आएगा 4 और 3 का। तो ये होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने का। लेकिन अगर हमारे पास स्टैटिक मेथड है, फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास का जो नेम फू है, फू कॉलन कॉलन ऐड कर रहा हूँ और फू कॉलन कॉलन सब, तो इस सूरत में हमें कॉल स्टैटिक मेथड को कॉल करना होगा, इस मेथड को। सो कॉल जो अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक मेथड है, इसका एस कैपिटल होगा, आई थिंक हाँ एस कैपिटल है। सो कॉल स्टैटिक मेथड, अब इन मेथड्स को हम जब कॉल करेंगे तो तब एग्जीक्यूट होगा। सो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ ब्राउज़र में, तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगी। यहाँ पर कह रहा है कॉल स्टैटिक मस्ट हैव पब्लिक विजिबिलिटी, सो मस्ट हैव अ पब्लिक विजिबिलिटी, इट डज हैव अ, ओके सॉरी,
पब्लिक, अब ये जब कॉल स्टैटिक है तो इसके साथ हमें स्टैटिक भी लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। तो अब इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास देखिए सेम आंसर आया। सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक की मदद से हम किसी भी फंक्शन को, जो भी हम ऑब्जेक्ट या उस क्लास को पास करेंगे, तो उसको हम जो है वो फिर यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। जो भी हम उसके साथ लॉजिक अप्लाई करना चाहें वो हम रन टाइम पर उसकी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ें 3 लिखी हैं, इसके अलावा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। ये सिर्फ आपको एज अ बिगिनर समझाने के लिए था कि हम ओवरलोडिंग किस तरीके से करते हैं पीएचपी के अंदर यूजिंग दीज मेथड्स, जो कि मैजिक मेथड्स भी जिनको कहा जाता है, या प्री डिफाइंड ग्लोबल मेथड्स भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि पीएचपी की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास अवेलेबल है। तो ओवरलोडिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल कीवर्ड है। अब ये बहुत सिंपल है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड का मतलब यह है कि जिस क्लास के साथ आप वर्ड यूज़ कर देंगे, कीवर्ड यूज़ कर देंगे फाइनल, उस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ फाइनल क्लास फू, सो इट मीन्स मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं इस क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, क्लास बार एक्सटेंड्स फू, तो यहां पर अब हमें एरर मिलेगा कि फर्टिलर क्लास बार में नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास। सो फाइनल कीवर्ड की मदद से हम जो है वो क्लासेस को ओवरराइडिंग का मतलब किसी भी क्लास के अंदर उसको एक्सटेंड या ओवरराइडिंग, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग भी कहते हैं, कि किसी भी क्लास को ओवरराइड कर सकते हैं उसकी चाइल्ड क्लास बनाकर। सो हम उसके साथ फाइनल लिख देते हैं और फाइनल लिखने के बाद हम उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते दूसरी किसी भी क्लास के साथ। तो सिंपल इतना ही है हमारे पास फाइनल कीवर्ड का फीचर। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है लेट स्टैटिक बाइंडिंग। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह है हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट, लेट स्टैटिक बाइंडिंग। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का ये लास्ट टॉपिक है। सो लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है कि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास फू है और एक क्लास बार है जो कि एक्सटेंड हो रही है फू से। सो ये हमारे पास दो, सॉरी क्लास का मैंने ओके, ये दो हमारे पास क्लासेस हैं। अब इस ए क्लास के अंदर, इस ए क्लास के अंदर हमारे पास एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन है फू के नाम से, कुछ भी कह सकते हैं, फू इसको भी कह दें। और ये क्या करती है, ये करती है एको करती है सिर्फ क्लास नेम। ये भी एक मैजिक मेथड है, कीवर्ड है, जिसकी मदद से हम करंट क्लास का जो भी नेम है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अब ये एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इसको कॉल करने के लिए पब्लिक स्टैटिक फंक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेल्फ कॉलन हु, मतलब अब ये सेल्फ, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि विद इन क्लास जब हम किसी स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वहां पर हम $साइन दिस नहीं यूज करते, बल्कि सेल्फ कॉलन कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ सेल्फ को यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपली बी कॉलन कॉलन टेस्ट, क्योंकि बी हमने एक्सटेंड सॉरी बार नॉट बी बार, तो बार जो क्लास है वो हमने एक्सटेंड की है फू से। तो इट मीन्स अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली फू लिखा हुआ नज़र आ गया, क्योंकि ये क्लास जो है वो एक्सटेंड हुई है फू क्लास से। अब यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं लेट स्टैटिक बाइंडिंग को। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल इस सेल्फ को रिप्लेस कर देते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, सिर्फ ये फ़र्क है। इसके बाद यही आपको आउटपुट मिलेगी। मैंने इसको सिंपली इतना लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पर मिल गया फू, वही तरीका। लेकिन ये अब आप ये सोच सकते हैं कि ये लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्यों है। तो देखिए जो स्टैटिक बाइंडिंग में सॉरी सेल्फ के अंदर हम जब कॉल कर रहे थे बार टेस्ट को, तो बजाय इसके कि वो हमें बार क्लास का नेम दे, उसने हमें दिया पेरेंट क्लास का नेम। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि लेट वो बाइंड करे और उसके बाद
जिस क्लास से हमने उसको कॉल किया है टेस्ट को, उस क्लास का नाम दे, ना कि पेरेंट का। क्योंकि इस सेंस में अब देखें, अगर यहाँ पर तो ये हमें फू दे रहा है कि ये भाई फू से आ रही है क्लास। डेफिनेटली सेल्फ वू जो है वो इस टेस्ट के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन टेस्ट सेल्फ कॉलन कॉलन वू लिख देता हूँ दोबारा से और इसको रन करता हूँ, तो अगेन हमें फू दे रहा है। हालांकि मैंने इसको ओवरराइड भी कर दिया, यहाँ पर दोबारा से क्रिएट कर दिया पब्लिक स्टैटिक फंक्शन टेस्ट को, लेकिन स्टिल जो है वो हमें दे रहा है ये इस क्लास को। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को और इसको कहते हैं लेट स्टैटिक बाइंडिंग। उसके बाद हम सिंपली अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर, बल्कि इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रन करता हूँ, तो देखिए अभी भी इसने फू दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन हु, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ एको अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास, सो इस सूरत में अब ये हमें रिटर्न करेगा बार। इसने हमें बार रिटर्न किया। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता सेल्फ और इसके बाद हम इसको रन करते और इसको एग्जीक्यूट करते, तो हमें ये हमेशा इसने फू ही देना था। सो लेट स्टैटिक बाइंडिंग का हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस क्लास के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं उसी क्लास के नेम को वो पहले प्रेफर करेगा। तो ये होती है लेट स्टैटिक बाइंडिंग। तो अब अगर यहाँ पर मैंने स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया है हु को, तो अब ये रन करेगा किस क्लास को, इस हु को। अगर मैंने यहाँ पर सेल्फ दिया होगा तो बेशक मैं इसको ओवरराइड कर दूं, यहाँ पर एको हु को मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन स्टिल ये जो सेल्फ हु है ये कॉल करेगा इस पब्लिक स्टैटिक फंक्शन हु को जो कि पेरेंट क्लास का है। तो इसको कहते हैं लेट स्टैटिक बाइंडिंग, कि हम यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दें। तो इट मीन्स अगर हम फू टेस्ट लिखेंगे तो डेफिनेटली हमें जो आउटपुट होगी वो फू मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ पर अब बार टेस्ट लिखेंगे तो हमें बार लिखा हुआ मिलेगा। सो ये होती है हमारे पास लेट स्टैटिक बाइंडिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP फॉर बिगिनर्स का वीडियो ट्यूटोरियल जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में था। बाकी इसके अलावा भी अगर आप डिटेल में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप php.net पर चले जाएं। वहां पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ये तमाम की तमाम ये वाली जो डिटेल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है आपको वो मिलेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको भी काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स मिलेंगे, आप उनको भी स्टडी कीजिए। फिर उनमें से जो समझ ना आए आप मुझे बताइए, मैं आपको उसके लिए आपको एक नया वीडियो ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.